Dear students, today we are going to discuss a new topic, and this is the last topic in विद्युत चुंबकीय प्रेरण, that is the transformer. आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है कि जिसकी हेल्प से हम किसी एसी में, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था एसी जनित्र, और आपको मैंने बताया जब एसी जनित्र घुमाया जाता है तो उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये एसी जनित्र जो है इस इतने विद्युत वाहक बल या इतने वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है. इसको हम E बराबर E0 साइन ओमेगा टी इस प्रकार से कहते हैं. यानी कि ये एक तरीके से एसी वोल्टेज जो एसी जनित्र पैदा कर रहा है उसकी इक्वेशन है, उसकी समीकरण है. और अधिकतम जो मान है जब कॉइल घुमाई जाती है तो अधिकतम जो विद्युत वाहक बल है वो इतना पैदा होगा. हालांकि ये फिक्स नहीं होता, ये लगातार बदलता रहता है साइन ओमेगा टी के कारण, लेकिन इसकी अधिकतम वैल्यू, इसको शीर्ष मान कहते हैं. जिस प्रकार से ये विद्युत वाहक बल है, इसी प्रकार से इसमें एक विद्युत धारा भी बहती है. जब कॉइल को हम घुमाते हैं तो ये विद्युत वाहक बल बहता है, कॉइल का कुछ प्रतिरोध होगा तो उसमें एक विद्युत धारा भी बहेगी जो I बराबर E अपॉन आर. अगर मान लिया जो कॉन्टेक्ट ब्रशेस थे बनाए थे उससे बाहर मैंने एक बल्ब जलता हुआ दिखाया था, तो अगर कॉन्टेक्ट ब्रशेस को हम जो है उसका कॉन्टेक्ट ब्रशेस के आगे का जो अगर प्रतिरोध R है तो उस R को जो है हम उसकी मदद से धारा क्या मान भी किसी समय निकाल सकते हैं. तो E0 साइन ओमेगा टी बट्टे R, और E0 अपॉन R जो है ये धारा का शीर्ष मान हो जाएगा, यानी कि एन बी ए ओमेगा अपॉन R. तो इसको हम I0 कह देते हैं साइन ओमेगा टी. इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब किसी कॉइल को घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो इतना विद्युत वाहक बल और इतनी धारा वो उत्पन्न करता है. और धारा और विद्युत वाहक बल का जो गुणा होता है वो होता है पावर, W. तो जब कभी भी पावर बराबर I इंटू ई, तो वास्तव में जब हम कुंडली को घुमा रहे हैं तो कुंडली को घुमाने से एसी पावर प्रोड्यूस होती है. तो पावर में इतनी वोल्टेज और इतनी करंट जो है ये प्रोड्यूस होती है. लेकिन अब आगे हमको ज़रूरत है, मान लिया हम इस वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्योंकि I अगर बढ़ेगा बच्चों तो E यानी कि या E बढ़ेगा अगर तो I कम हो जाएगा, क्योंकि जो कुंडली को घूमने से जो एसी पावर प्रोड्यूस हो रही है वो तो फिक्स रहेगी. एग्जाम्पल के लिए आपका एसी जनरेटर चल रहा है डीजल की मदद से, तो डीजल की मदद से जो कुंडली घुमाई जा रही है, तो कुंडली को घुमाए जाने पर पावर जो प्रोड्यूस हो रही है वो I इंटू ई, यानी कि I करंट है और E इसका विद्युत वाहक बल है किसी क्षण, क्योंकि ये एसी विद्युत वाहक बल है, हर समय बदल रहा है. अधिकतम वैल्यू इसकी इस प्रकार से, ये विद्युत वाहक बल E की वैल्यू है अधिकतम एन बी ए ओमेगा, दूसरी साइड भी अधिकतम एन बी ए ओमेगा होगा, इसको नेगेटिव साइड हम कहते हैं. तो एन बी ए ओमेगा जो है ये तो विद्युत वाहक बल है. और इसी प्रकार से अगर इस परिपथ में हम करंट, अगर हमने बाहर कॉन्टेक्ट ब्रशेस से बाहर मैंने अगर एक सर्किट बनाया तो उसमें एक धारा भी बहेगी, और वो धारा जो है मान लिया ये है I बराबर I0
तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो धारा का शीर्षमान है और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का शीर्षमान है। तो किसी भी समय वास्तव में एसी जब हम कुंडली को घुमा रहे हैं तो क्या एसी वोल्टेज उत्पन्न हो रही है या एसी धारा उत्पन्न हो रही है? असल में ये एसी पावर उत्पन्न हो रही है, एसी शक्ति। कुंडली को घुमा रहे हैं तो जो भी घुमाने वाला है वो हर क्षण कुछ कार्य कर रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? पावर। तो पावर जो है एसी प्रोड्यूस हो रही है और पावर जो है वो V × I होता है। यहाँ पर V का कार्य विद्युत वाहक बल कर रहा है और I का कार्य ये धारा कर रही है। अब अगर कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है, तो क्योंकि पावर जो उत्पन्न हो रही जनरेटर से वो तो फिक्स है, लेकिन आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं इस युक्ति के द्वारा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा इस वोल्टेज को आप अप कर सकते हैं, वोल्टेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। NBA ओमेगा की जो वैल्यू है वो पहले मान ली जो भी थी, मान ली 10 वोल्ट थी, तो अब इसको आप 20 वोल्ट 25 वोल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है जैसे ही E अप होगा, क्योंकि पावर जो है E × I होती है, V × I या E × I, तो पावर करंट डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हम इस जो वोल्टेज है AC वोल्टेज, इसको अगर हम डाउन कर दें, कई बार हमें कम वोल्टेज वाली धारा चाहिए होती है, तो उस केस में धारा अप हो जाएगी, क्योंकि पावर जो है वो E × I का गुणा होता है। फिर से इसको एक बार और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि जब हमने कुंडली को चुंबकों के बीच में कुंडली को हमने इस प्रकार से घुमाया था, ऐसे घूम रही थी कुंडली इस प्रकार से, ये नीचे को जा रहा था, ये ऊपर को जा रहा था, और यहाँ पर हमने इसको 2 रिंग से इसका कनेक्शन बना दिया था। और जब ये कुंडली घूम रही थी तो इस रिंग में ये वाला विद्युत वाहक बल NBA ओमेगा साइन में, इस विद्युत वाहक बल का उपयोग करने के लिए हमने यहाँ पर कांटेक्ट ब्रशेज लगाए थे, कार्बन के ब्रशेज होते हैं, और यहाँ से हमने इसका कनेक्शन एक मान लिया किसी बल्ब से कर दिया, जो भी हम जलाना चाहते हैं। तो इस परिपथ का मान लिया प्रतिरोध R है और इसमें विद्युत वाहक बल देखिए, इस विद्युत वाहक बल को देखिए, ये जो विद्युत वाहक बल है साइन समय का फंक्शन आ रहा है। विद्युत वाहक बल टाइम पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब टाइम के साथ ये कम बढ़ेगा, कम होगा, फिर ऐसे बदलेगा, दिशा भी इसकी बदलेगी। तो ऐसा विद्युत वाहक बल किसी परिपथ में अप्लाई करेंगे तो उस परिपथ में जो धारा होगी आई वो E/R, ये धारा आ गई, और E0 था विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, तो R से भागा देंगे, R इस परिपथ का प्रतिरोध है, तो इससे धारा पता लगेगी। तो अब आप देखिए, कुंडली को घुमाने से हमने ओमेगा से इस कुंडली को घुमाया था, कुंडली को घुमाने से AC वोल्टेज भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ बदल रहा है, ऐसे वोल्टेज को AC वोल्टेज कहते हैं, और ये धारा भी उत्पन्न हो रही, और इन दोनों का गुणा जो है वो पावर कहलाता है। यानी कि इसको अगर मैं गुणा कर दूं, P और E और I को, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज और विद्युत वाहक बल एक ही चीज़ है, दोनों वोल्ट में होते हैं, तो V × I, E × I जो है पावर है। इसका माने इस कुंडली को घुमाने से जो पावर है वो इस प्रकार से प्रोड्यूस हो रही। आगे हम इस पावर का सूत्र भी निकालेंगे, अभी फिलहाल हम मोटे मोटे तौर पर बात कर रहे हैं कि E अगर किसी क्षण विद्युत वाहक बल ये है, धारा ये है, तो उस क्षण पावर ये होगा। और पावर जो है, जो एजेंसी इस कुंडली को घुमा रही है, यहाँ पर हमने एक मोटर लगा रखी है, डीजल जनरेटर, ये इसको घुमा रहा है, ये डीजल जनरेटर इसको घुमा रहा है।
तो जब तो डीजल जनरेटर जितनी भी पावर खर्च कर रहा है उसका वही जो पावर है वो यहाँ करंट में बदल जा रही है इसी को। अब इस पावर को देखिए, मैंने कहा कि कई बार हमको इस वोल्टेज जो एसी जो वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है हमें इससे ऊपर की वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, या कई बार हमें जो वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है इससे कम की वोल्टेज चाहिए। तो ये एक ऐसी युक्ति है ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा हम जो जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप, उस वोल्टेज को मैं अप या डाउन कर सकता हूँ अपनी आवश्यकता अनुसार। तो इस कार्य के लिए हम ट्रांसफार्मर नामक युक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ट्रांसफार्मर नामक इस युक्ति का हमने प्रयोग कर लिया। अब हम ये बताएंगे कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, इसी को लिखते हैं सर्वप्रथम। ट्रांसफार्मर का उपयोग, यह निम्न विभव वाली, विभव माने वही जो विद्युत वाहक बल, निम्न विभव वाली प्रबल, जब विभव निम्न होगा तो धारा को हम प्रबल मान लेंगे, निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा या उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि मैंने आपसे कहा कि जो विद्युत वाहक बल जो उसमें उत्पन्न हो रहा है, किसमें, जनरेटर में, ये वाला विद्युत वाहक बल जनरेटर में उत्पन्न हो रहा है और ये हमारे हिसाब से निम्न है, निम्न विभव है। तो इसके कारण जो धारा बह रही होगी हम उसको प्रबल मान लेंगे। निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को हम इसका विभव उच्च कर सकते हैं, उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें यहाँ पे नोट करने का कि ये जो है विद्युत धारा को निर्बल को प्रबल में, प्रबल को निर्बल में करने के काम आता है। प्रबल निम्न विभव की, अभी हमारे पास वोल्टेज ये कम है, हम चाह रहे वोल्टेज बढ़ाना, लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि पावर बराबर V इंटू आई होता है या E इंटू आई होता है। अगर आप वोल्टेज को अप करोगे तो ये धारा डाउन हो जाएगी। यह निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा या ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादा हो रहा हो, आप इसको कम करना चाहते हैं, या
उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव में और धारा को बड़ा प्रबल बनाने में इसका उपयोग होता है। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो जो पहला वाला काम करता है यहाँ से लेकर जो हमने यहाँ तक बात की, यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव में बदल रहा है, यानी कि निम्न को उच्च कर रहा है। तो इसका नाम है ऊंचाई, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वाला जो कार्य कर रहा है फर्स्ट पार्ट, इसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ये वाला जो काम है उच्च विभव की निर्भर प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव में जो बदल रहा है, इस वाले को, इसको हम कहेंगे ऊंचाई अपचाई, और इंग्लिश में इसे कहेंगे स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ था आपसे, वो ये कि ये केवल एसी में ही उपयोग होता है, यानी कि ऐसी धारा के लिए ही ये उपयोग आएगा। आप बैटरी से निकलने वाली धारा को ऊंचाई और अपचाई, उसका स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। मान लिया कोई बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये किसी सर्किट में प्रतिरोध है कुछ, और ये 2 एम्पियर की धारा इस परिपथ में भेज रही है। तो इसमें परिपथ की जो शक्ति है, पावर बराबर 5 वोल्ट की ईएमएफ है और 2 एम्पियर की, तो परिपथ की शक्ति जो है 5 गुणा 10, यानी कि 10 वाट इस परिपथ की शक्ति है। अब क्योंकि बैटरी वाले मामले में हम इसको अप या डाउन नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम बैटरी से प्राप्त वोल्टेज को अप डाउन कर सकें। अगर हम इसको कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम इसको 5 से 7 कर देते तो करंट नीचे को हो जाती, क्योंकि बैटरी द्वारा खर्च की जाने वाली पावर 10 वाट यानी कि 10 जूल पर सेकेंड है। लेकिन आप एसी में ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन एसी। एसी हमको कहाँ से मिली, इस बात को ध्यान रखना, एसी हमें मिली घूमती हुई कॉइल से, और इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो ये है, और धारा जो उत्पन्न होती है वो ये है, और जो पावर होगी वो E इंटू आई हो जाएगी। अब अगर मैं वोल्टेज को अप करता हूँ, वोल्टेज को देखो निम्न विभव से उच्च विभव बना दिया, तो धारा जो है वो नीचे चली जाएगी, यानी कि उच्च से निम्न हो जाएगी। इसीलिए हमने लिखा है यह निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती क्यों कहा, क्योंकि ये केवल प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव, यानी कि कॉइल के घूमने से जो करंट पैदा होती है केवल उसी को अप डाउन करने के काम आता है। कई बार ये प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है कि क्या बैटरी से प्राप्त वोल्टेज को भी इससे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, अगर किसी ने जोड़ दिया तो इसका इफेक्ट हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा चित्र से बताऊंगा कि अगर डीसी से जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो इसको आप जो है समझ लीजिए कि केवल एसी में ही प्रयुक्त होगा। एसी कहाँ से मिलती है, घूमती हुई कॉइल से, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, जिसका चित्र हमने इससे पहले बना लिया है। अब बात आती है, ठीक हो गया। अब कई बार ये भी प्रश्न आता है कि व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वहाँ तो दिखा नहीं, दिखा आया ही नहीं होगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो हमारे को समझना है। अब मैं इसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की परिभाषा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेप अप कहें तो चलिए लिखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या करेगा ये, तो हम लिख लेते हैं यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की प्रबल एसी को, प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काम आता है। और इसका एक ट्रांसफार्मर का एक सिंबल भी है, प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार से इसको हम देखिए, इस प्रतीक चिन्ह में कुछ चीजें आपकी समझ में अभी नहीं आ रही होंगी, बट कोई बात नहीं। ये इसका चिन्ह है, इसको भी मैं स्पष्ट करूंगा। इसमें दो कुंडलियां हैं और बीच में इस प्रकार से ये दो लाइनें हमने खींची हैं। यहाँ पर हम उस एसी को जोड़ेंगे जो हमें स्टेप अप करनी है। स्टेप अप, ये एसी का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये वास्तव में वो जो घूमती हुई कुंडली का चिन्ह समझ लीजिए आप। तो घूमती हुई कुंडली को हमने जोड़ दिया प्राथमिक से, इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसको द्वितीयक, आपकी समझ में आ रहा होगा, ऐसा अन्योन्य प्रेरण में म्यूचुअल इंडक्शन में आया था। यहाँ पर हमको वो विभव मिलेगा जो हमें चाहिए, आउटपुट। इसमें आप देख रहे होंगे ऊंचाई में द्वितीयक में फेरे ज़्यादा हैं और प्राथमिक में फेरे कम है। यही इसकी खास पहचान है। और बीच में जो दो लाइनें हैं, ये जो है ये किस बात को स्पष्ट करती है मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये द्वितीय, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का चित्र है। अब आता है अपचाई ट्रांसफार्मर, या इसे स्टेप डाउन कहते हैं। स्टेप डाउन जो है वोल्टेज को नीचे कर देता है। तो परिभाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये ट्रांसफार्मर उच्च विभव, आपके पास उच्च को निम्न कर रहे हैं, उच्च विभव की निर्बल एसी को निम्न विभव की प्रबल प्रतिवर्ती धारा में बदलने का काम आता है। और इसका जो सिंबल है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आप फेरे यहाँ बढ़ जाएंगे और यहाँ जो है कम हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। जिसको बदलना है, जिसको डाउन करना है, उसको हम प्राथमिक से जोड़ देंगे। तो ये जो है सिंबल्स हैं इसके। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का उपयोग और दो प्रकार के ट्रांसफार्मर की बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब आता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। इसका सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पर आधारित है। आपने जैसा देखा होगा कि यदि हम किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है, जो कि जिस कारण उत्पन्न हुआ होता है उसी का विरोध करता है। तो यही बात यहाँ पर जो है वो है। अब देखिए, तो हम लिखेंगे यह, तो शॉर्टकट में लिख देते हैं, यह अन्योन्य, अन्योन्य का माने इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर संचालित होता है। यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर संचालित होता है। और अन्योन्य प्रेरण में आपको पता है कि जब किसी कुंडली में हम धारा परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो उसके समीप दूसरी कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच में प्रेरण की घटना तभी होगी जब इसमें धारा परिवर्तन होगा। और यही कारण है कि ये बैटरी वाली वोल्टेज को अप डाउन नहीं कर पाता है, क्योंकि बैटरी वाली धारा में परिवर्तन होता ही नहीं है, फिक्स धारा बहती है। केवल स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते समय बस कुछ तात्क्षणिक रूप से परिवर्तन आता है। अगर आप इसमें बैटरी जोड़ देंगे तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा और ये काम ही नहीं करेगा। इसीलिए बैटरी वाली धारा, जिसे हम दिष्ट धारा या डीसी करंट कहते हैं, डीसी पर ये बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। तो आप इसको साफ करके लिख लीजिए यहाँ पे, यह उपकरण डीसी पर कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। कई बार क्वेश्चन इसमें करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स कि कभी बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम इन्हें डीसी बैटरी लगाएंगे तो केवल ऑन और ऑफ होते समय, यहाँ जब ऑन होगा तो धारा एकदम नीचे से ऊपर अधिकतम बढ़ती है, तो उस दौरान विद्युत वाहक बल यहाँ प्रेरित होगा क्षण के लिए। लेकिन जब धारा कांस्टेंट हो जाएगी तो विद्युत वाहक बल गायब। इसी प्रकार से स्विच ऑफ करेंगे तब भी यहाँ पर धारा देखने को मिलेगी, यानी कि केवल क्षण के लिए ऑन और ऑफ होते समय। बाकी बीच के अगर आपने घंटे भर खोला है सर्किट तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इसका जवाब भी आप दे सकें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यह उपकरण डीसी पर कार्य नहीं करेगा। अब देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था, इसमें क्या किया जाता है, प्रतीक चिन्ह आपकी समझ में आ जाएगा। अभी हम इसकी बनावट, रचना या बनावट, ये कंस्ट्रक्शन, अब देखिए इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। इसमें दो कुंडली है तांबे के कॉपर वायर की। इस प्रकार से इसमें एक पत्ती का लोहे की पत्तियों का ऐसी पत्तियां होती हैं, लोहे की पत्तियां हैं ये, जो बीच में से कटी हुई है, छेद है इसमें बीच में, ऐसी पत्ती है। इसी प्रकार से अन्य पत्तियों को एक के ऊपर एक रखे ऐसी बहुत सारी पत्तियां एक के ऊपर एक रखे और उनके बीच में कुचालक पदार्थ इसमें भर दिया जाता है। इस प्रकार से ये पत्तियां जो हैं ऐसी ये सॉफ्ट आयरन की पत्तियों का ऐसा एक ब्लॉक जैसा ऐसा बनाया जाता है। इसमें पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के चिपकाया जाता है। बीच में कुछ ऐसा पदार्थ लगाया जाता है चिपकाने के लिए जो कि कुचालक होता है, ताकि ये पत्तियां आपस में जुड़ी ना रहें। लेकिन क्योंकि हमें ठोस एक आधार चाहिए कुंडली लपेटने के लिए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही ये जो है नर्म लोहे की होती है, सॉफ्ट आयरन नर्म लोहे की पटलित कहते हैं इसको, पटलित
इंग्लिश में इसको लैमिनेटेड, पटलित माने लैमिनेटेड, क्रोड, कोर, ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड है। क्योंकि नर्म लोहा का इसलिए उपयोग किया जाता है कि नर्म लोहा जो है वो फ्लक्स को, अगर चुंबकीय फ्लक्स जाए किसी स्थान से, ये चुंबकीय माने लाइनें जा रही हैं, अगर मैं यहाँ पर नर्म लोहा रख दूँ ऐसे करके, तो ये लाइनें नर्म लोहे के अंदर से गुजरने लगती हैं। यानी कि एक तरीके से नर्म लोहा जो है फ्लक्स रेखाओं को आकर्षित करता है। इस प्रकार से नर्म लोहे से, तो ये नर्म लोहा इसलिए बनाया है ताकि फ्लक्स जो भी उत्पन्न हो वो इसके अंदर रहे। अब इसके ऊपर दो कुंडलियां ऐसी लपेट दी जाती हैं, ये एक कुंडली ये है और दूसरी इधर लपेट दी गई है। ये दो कुंडलियां इस प्रकार से लपेट दी जाती हैं इसमें, ट्रांसफार्मर में। अगर ये तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर है इसका, अगर मैं इसका 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखाऊं और पिक्चर दिखाऊं ऐसे, इस प्रकार का चित्र इसमें बनेगा। जिस एसी को हमें, अभी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में फेरे, अब देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है किस प्रकार का बनाया जाता है। तो एक कुंडली ये दिखा दिया हमने, ये जो पटलित क्रोड है लोहे की, ये हम इस रूप में दिखाते हैं ये, और दूसरी कुंडली ऐसे दिखा दी। तो ये जो बीच में जो लाइनें हैं ये दिखा रहा है कि पटलित क्रोड है, लोहे की पत्तियों को हमने चिपका के एक क्रोड बनाई है। और लोहे की इसलिए बनाई है, मैंने बताया कि ताकि फ्लक्स इसके अंदर, क्योंकि इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा जब एसी बहेगी। तो अब जिस एसी को हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, उसको उचित ट्रांसफार्मर लेके ऊंचाई या अपचाई, और उसको प्राथमिक से जोड़ देते हैं। ये प्राथमिक कुंडली है, इससे हमने उस एसी को जोड़ दिया और यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट आपको जहाँ भी यूज करना है, चाहे इससे बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, तो आप उसमें इसका उपयोग करेंगे आउटपुट का। ये द्वितीयक कहलाएगी। अब देखिए जो एसी हमारे घरों में आती है, ये 220 वोल्ट की एसी होती है। ये इसका औसत मान है 220 वोल्ट। वैसे तो आपको पता है एसी का वोल्टेज बदलेगा, तो असल में ये जो एसी है हमारे वहाँ जो घर में आती है, ये 0 से 311 वोल्ट तक जाती है। फिर 311 से 0, फिर दिशा बदल देती है दूसरी दिशा में, 0 से 311, फिर 311 से 0, इस प्रकार से ये बहती है। अब जो है 3 से जहाँ, तो अब देखिए औसत इसका वोल्टेज 220 अगर हमने ले लिया है, तो हमारे घर में जो 220 वोल्ट की एसी आती है, एसी का औसत कैसे निकालते हैं, जब हम एसी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो ये जो एसी है, अब मान लिया आपको बिजली की माला जलानी है जो कि मात्र 6 वोल्ट में जलती है मान लिया, तो आपको 220 से एसी को 6 वोल्ट की एसी में बदलना पड़ेगा। तो आप कौन सा ट्रांसफार्मर इसके लिए उपयोग करेंगे? आप करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके लिए उपयोग। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। जैसे आपका टेलीविज़न मान लिया 20 वोल्ट से चलता है, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है 220 को पहले 20 वोल्ट में बदलेगा, तब जाके आपका टेलीविज़न को वो वोल्टेज मिलेगा। तो इसलिए हमें घरों में ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई जगह स्टेप अप भी करना पड़ता है। मान लीजिए 220 है
इसको 10,000 वोल्ट में ऊपर बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है। कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये भी हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ पर हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हमारी बिजली की माला है सपोज ये वाली, और हमें इसको जलाना है। यहाँ पर 220 वोल्ट है, तो मैं इसको स्टेप डाउन करूँगा तो इसमें फेरे हमारे कम होंगे। क्योंकि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ। ये 220 से, तो 220 को मैं प्राथमिक से जोड़ दूंगा, 220 वोल्टेज जो आ रही है हमारी बिजली, और यहाँ पर मुझे 6 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर का की बनावट है। चलिए अब इसकी बनावट को लिखते हैं। पटलित क्रोड, पहले तो इसकी बात करते हैं पटलित क्रोड क्या है। पटलित क्रोड नर्म लोहे की आयताकार पतली तथा बीच में छिद्र युक्त पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर व उनके बीच कुचालक पदार्थ भरकर तैयार की जाती हैं। इसके बाद प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली। नर्म लोहे के नर्म आयताकार पटलित क्रोड की एक भुजा में कॉपर की विद्युतरोधी परत चढ़ी कुंडली लपेटी जाती है तथा उसके सामने वाली भुजा में ऐसी ही दूसरी कुंडली लपेटी जाती है। ऐसी दूसरी कुंडली लपेटी जाती है जिनकी फेरों की संख्या में अंतर होता है। जिनके फेरों की संख्या
भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब आता है इसका कार्य, क्रिया, क्रियाविधि। क्रियाविधि जिस प्रत्यावर्ती धारा को स्टेप अप, जिस प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना है उसे प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। तथा द्वितीय कुंडली में हमें परिवर्तित एसी प्राप्त होती है। अब इसका थोड़ा सा एक गणितीय व्यंजक इसका रह गया है, छोटा सा। माना प्राथमिक एसी के कारण कुंडली के कारण प्रति फेरा फ्लक्स परिवर्तन की दर, कौन सा फ्लक्स यहाँ पर है, ये बात अगर पूछी जाए तो आप क्या जवाब दे पाएंगे इसका? कौन सा फ्लक्स की बात हो रही है? फ्लक्स हमने विद्युत भी पढ़ा है, चुंबकीय भी पढ़ा है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। माना प्राथमिक एसी के कारण प्रति फेरा माना हर फ्लक्स परिवर्तन की दर यदि d∅dt है, तब प्राथमिक में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP बराबर -NP d∅dt होगा, जहां NP क्या है? जहां NP प्राथमिक में फेरों की संख्या है। d∅dt। और ये जो विद्युत वाहक बल है बच्चों, ये ठीक वो जो एसी हमने प्राथमिक में जोड़ी उसके विद्युत वाहक बल के ही बराबर होगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है किरचॉफ के द्वितीय नियम से किसी कुंडली में नेट विद्युत वाहक बल क्या होता है? नेट विभवांतर जो है सदैव 0 होता है पूरी कुंडली में। तो अप्लाई विद्युत वाहक बल जो भी था, प्रेरित विद्युत वाहक बल EP हो गया, तो इन दोनों का सम 0 का, अर्थात जितना ये उतना ही वो, क्या माने जो भी प्रेरित विद्युत वाहक, जो भी हमने विद्युत वाहक बल लगाया उसमें और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये एकदम बराबर होंगे। इसी प्रकार चूंकि द्वितीयक भी उसी क्रोड पर लपेटी है, अतः द्वितीयक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES बराबर -NS d∅ dt होगा।
और NS यहाँ पर द्वितीयक में फेरे, द्वितीयक में फेरों की संख्या है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें, यानी कि EP/ES करें तो ये आ जाएगा NP/NS। उल्टा लिखते हैं इसको, ES/EP या NS/NP हो जाएगा। और इसी को R कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में NS ज़्यादा होता है NP से। अगर NS ज़्यादा होगा NP से तो ES भी ज़्यादा होगा EP से। तो इसीलिए हमने ऊंचाई में क्या हम चाह रहे हैं, वोल्टेज को अप करना, यानी कि EP से ज़्यादा ES हो जाए, तभी होगी NS होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई में NS ज़्यादा होता है NP से, इसलिए ES ज़्यादा होगा EP से। और ES अगर EP से ज़्यादा होगा तो IS जो है IP से कम होगा, क्योंकि आपको पता है ES IS और EP IP जो है वो पावर है। ट्रांसफार्मर में पावर का कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से अपचाई में, यानी कि स्टेप डाउन में, NP बड़ा होता है NS से, और इसीलिए EP बड़ा होगा ES से, यानी कि ES कम होगा EP से। तो ये जो है अपचाई हो गया। आदर्श ट्रांसफार्मर अगर है, आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे बताइए? आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर जो है उसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है। पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, बट आदर्श है अगर ट्रांसफार्मर तो उसमें हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये बराबर होगा। और आप जानते हैं इनपुट में वोल्टेज थी EP और इनपुट में करंट मान लिया IP थी, तो और आउटपुट में वोल्टेज है ES और करंट है IS। तो EP/ES बराबर IS/IP। देखिए, स्टेप अप में ES ज़्यादा होता है तो IP ज़्यादा होगा, यानी कि ES ज़्यादा होगा तो IS कम होगा। और अपचाई में EP ज़्यादा होता है तो EP ज़्यादा होगा तो IP कम होगा और IS ज़्यादा होगा प्रैक्टिकली। लेकिन ऐसा काल्पनिक रूप से आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श तो जो होता है वो होता नहीं है, इसलिए जो है आदर्श ट्रांसफार्मर में ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों। अब जो है ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये तो आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में बात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हैं उनमें कुछ क्या क्या शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो हम उनको कैसे दूर किया जाता है या कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में।